अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, पाठचर्या क्या है। ऑप्शंस आपके लिए हैं पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियाँ, दूसरा है पाठ्यक्रम, उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन, तीसरा है विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियाँ, संबंध, कौशल, व्यवहार। चौथा और पांचवा विकल्प भी शामिल है। तो पाठचर्या क्या है? पाठचर्या दरअसल ये तीसरा विकल्प इसमें शामिल होगा। विषय वस्तु है, उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, कार्यक्रम है, अनुभव है, गतिविधियाँ हैं, संबंध, कौशल, व्यवहार है। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या विकास क्या है? पाठचर्या विकास क्या है? विषय वस्तु विकास, उद्देश्य में परिवर्तन, योजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन। चौथा और पांचवा विकल्प। तो इसमें तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है कि पाठचर्या विकास का अर्थ होता है योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और फिर उसका इवैल्यूएशन होता है। तो इसी को कहते हैं पाठचर्या विकास। देखिए, पाठचर्या विकास प्रक्रिया के 4 आवश्यक चरण हैं। आप इन चारों चरणों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है योजना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, है ना। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सेकंड है विषय वस्तु और विधियाँ, जो भी विषय वस्तु हैं उनकी और उनकी विधियाँ, वो सेकंड पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट इसका है कार्यान्वयन। तीसरा स्टेज क्या है? कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। और चौथा है मूल्यांकन और रिपोर्टिंग। जो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसका क्या आउटकम आया, तो उसकी मूल्यांकन होगी और फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये 4 चरण पाठचर्या विकास के होते हैं। तीसरा है, निम्न में से कौन से एक शैक्षणिक योजना के भाग हैं? विकल्प आपके सामने हैं, विषय वस्तु, उद्देश्य, लक्ष्य, तरीके, सामग्री, मूल्यांकन। दूसरा है उद्देश्य, विषय वस्तु, अनुक्रम, शिक्षार्थी, निर्देशात्मक प्रक्रियाएं, संसाधन, मूल्यांकन, समायोजन। तीसरा है शिक्षक, विषय वस्तु, छात्र, कक्षा, गतिविधियां। चौथा विकल्प 1 से अधिक और पांचवा भी शामिल है। तो देखिए, शैक्षणिक योजना के भाग में ये दूसरा विकल्प हमारा सही है। यहाँ पे उद्देश्य है विषय वस्तु, अनुक्रम, शिक्षार्थी, निर्देशात्मक प्रक्रियाएं, संसाधन, मूल्यांकन और लास्ट में समायोजन। ठीक है, तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, पाठचर्या के निर्धारक क्या है? तो पाठचर्या के निर्धारक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला है उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन। दूसरा है बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक। तीसरा है संरचना, विकास, कार्यान्वयन। चौथा और पांचवा विकल्प भी आपके लिए। तो देखिए, पाठचर्या के जो निर्धारक होते हैं उसमें बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक, ये तीनों चीज़ें आती हैं। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम डिजाइनिंग प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है? ठीक है, सिलेबस डिजाइनिंग से ये क्वेश्चन है। तो सिलेबस डिजाइनिंग प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा कौन सा है? समुदाय की जनसांख्यिकीय विशेषताएं, माता पिता का विकास सूचकांक, निर्देशों की जानकारी, प्रक्रिया और उत्पादन पर विचार। चौथा और पांचवा विकल्प है। तो देखिए, तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। जब हम सिलेबस की डिजाइनिंग करते हैं तो निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए, उसकी जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी होनी चाहिए और उत्पादन पर विचार होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा क्लासेस को, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल लेंगे, पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? छात्र, छात्र एवं शिक्षक, शिक्षक। चौथा और पांचवा विकल्प। तो देखिए, पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? तो पाठ्यक्रम को लागू कौन करता है? पाठ्यक्रम को लागू करता है शिक्षक। तो अभ्यास है कि शिक्षक के कार्यों में समरूपता और एकरूपता आती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होना चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सुसंबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता एवं अनुभव का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत। चौथा और पांचवा विकल्प आपके लिए है। तो यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम में हम बालकों को स्थान दे रहे हैं तो ये ऑब्वियस है
ये विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है? सह संबंध का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है यानी कि विस्तृत बड़े पैमाने पर कौन ले जाता है? विविधता का सिद्धांत। हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, तो करिकुलम को बनाते समय इन सभी विविधताओं को समेटने का भरसक प्रयास किया जाता है और उन सभी विविधताओं को समेटने के क्रम में हमारा पाठ्यक्रम व्यापक होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है ना कि हमारा पाठ्यक्रम काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? पाठ्येतर गतिविधियाँ पहला विकल्प है, दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता, तीसरा है पाठ्यक्रम पर विशेष बल और चौथा पांचवा विकल्प भी है। तो देखिए, छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पाठ्येतर गतिविधियां शामिल की जाती हैं। क्या शामिल की जाती हैं? पाठ्येतर गतिविधियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरह के कल्चरल वर्क्स को इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासेस में, स्कूल में, और स्कूल लेवल से फिर क्लस्टर लेवल पे जाते हैं, क्लस्टर लेवल से फिर ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, ब्लॉक लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट और स्टेट से फिर नेशनल और फिर अंतिम में इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। तो इस तरह से पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की पहचान बनी है। बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं, उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो उनका क्या हुआ? उनका व्यक्तित्व विकास हुआ कि नहीं? तो जो पाठ्येतर गतिविधियां हमारे स्कूलों में इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं, वह मुख्य रूप से छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, उससे बच्चों का अलग अलग तरह का जो परफॉर्मेंस होता है, अलग अलग तरह का जो टैलेंट होता है, जो हमारे एकेडमिक से अलग होते हैं, है ना। जैसे कि किसी को स्पोर्ट्स में रुचि होती है, तो स्पोर्ट्स भी कई प्रकार के होते हैं। कोई कबड्डी में बहुत अच्छा है, कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा है, कोई जेवलिन थ्रो में बहुत अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है। बहुत तरह के एथलीट्स होते हैं, तो एथलीट के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो उनमें अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको बढ़ावा देते हैं। वो ब्लॉक लेवल पर भी बहुत अच्छा करता है, वहाँ फर्स्ट आता है, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वहाँ भी फर्स्ट आता है, फिर उसको स्टेट टीम में सेलेक्ट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस वहाँ भी बहुत अच्छी रहती है, तो वह फिर नेशनल लेवल तक पहुँच जाता है और फिर वह देश का नाम ऊंचा करता है। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती चलती हैं। अगला प्रश्न है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? उसी प्रश्न को यहाँ पर दोहरा दिया गया है दूसरे तरीके से। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प होगा एक से अधिक। पाठ्यक्रम की जो गतिविधियाँ हैं वह शारीरिक विकास के लिए भी है, मानसिक विकास के लिए भी है, आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए भी है। तीनों चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं। तो चौथा विकल्प हमारा सही है, एक से अधिक। निम्न में से कौन एक सह पाठ्यक्रमी गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है? अब यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे है योग, व्यायाम, लिपिक कार्य, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पाठ्य सहगामी गतिविधियों के रूप में हम लोग योग को शामिल करते हैं, ठीक है। और योग अब तो योगा के क्लासेस भी होने लगे हैं, पीरियड्स भी होने लगे हैं, और इसके लिए बाकायदे शारीरिक शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। व्यायाम भी हमारे को करिकुलम का एक अभिन्न हिस्सा है। और तीसरा जो विकल्प है लिपिक कार्य, ये लिपिक कार्य हम सह पाठ्यक्रमी गतिविधि के रूप में नहीं करवाते हैं, ठीक है। क्लर्कियल वर्क नहीं कराए जाते हैं। तो पहला और दूसरा विकल्प तो सही है, लेकिन तीसरा विकल्प नहीं आता है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। पाठचर्या की प्रभाविकता निर्धारण में निम्न में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है? अध्यापक की सक्षमता, समुदाय का सहयोग, संस्था का हित, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, सर्वप्रधान तो टीचर ही होता
है ना। करिकुलम अगर प्रभावशाली तरीके से लागू होता है, उसका लर्निंग आउटकम मिलता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की होती है। तो अध्यापक की सक्षमता ये सबसे सर्वप्रधान कारक है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठचर्या का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए? पहला है छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों के अनुकूल होना चाहिए। ये बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी के विकल्प भी देख लेते हैं। विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों, महाविद्यालय में प्रवेश की अर्हताएं। नहीं, पहला विकल्प ही हमारा सही है, छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों के अनुकूल होना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विचार, पारिवारिक आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में अंतर्राष्ट्रीय विचार शामिल नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विचार को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम बाधा क्या है? पाठ्यक्रम बाधा, भाषा व्यवधान, छात्रों की रुचियाँ, शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम बाधा, जिसको हम लोग सिलेबस डिस्टरबेंस कहते हैं, तो सिलेबस कंप्लीट होने में, है ना, हमारा सिलेबस पूरा होने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी। तीसरा विकल्प हमारा सही है कि शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, वो हमारे सिलेबस डिस्टरबेंस का सबसे बड़ा कारण होता है। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। तो पहला सवाल हमारे सामने है, बाल विकास के अध्ययन में निम्न में से किन बातों को शामिल किया जाता है? पहला, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? दूसरा, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? तीसरा, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, बाल विकास के अध्ययन में इन तीनों ही बातों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर के 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? पहला है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे। दूसरा है, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तीसरा है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। और चौथा है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं और विकास में ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जाती है। केवल लंबाई नापेंगे तो विकास की रिपोर्ट तैयार होगी? नहीं होगी। उनका वजन तौलने से उनका विकास की रिपोर्ट तैयार होगी? नहीं होगी। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है कि उनकी जो रुचियाँ हैं, आदत हैं, दृष्टिकोण है, स्वभाव है, व्यक्तित्व है, व्यवहार है, इन सारे चीज़ों का वहाँ पे परिवर्तन हम लोग वहाँ ट्रैक करेंगे। ठीक है। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए, निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, तो ये उसके संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सी पाठचर्या उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पाठचर्या की अगर हम बात करते हैं, करिकुलम, तो करिकुलम में बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है, मेंटल डेवलपमेंट की बात की जाती है, उनका सोशल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है और देश की सभ्यता और संस्कृति पे गर्व भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प सही हैं और इसीलिए हम चौथे विकल्प को सिलेक्ट करेंगे, एक से अधिक। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए
निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व हो रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वह परिपक्व होने लगा है। तो हमारा दूसरा विकल्प यहाँ पे सही है, संज्ञानात्मक विकास वाला। हमारे क्लासेस आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी हो सके। हमारे पुराने वीडियोज भी पड़े हुए हैं जहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है, आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो। और 2024 में जो प्रधान शिक्षक के पूरी तैयारी कराई जा रही है, एक नए सिरे से क्लासेस आ रहे हैं, इसको भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताइए कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि तो प्रभावित करती है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करेगी, भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करेगी। तो यहाँ पांचवा विकल्प हमारा सही होगा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ये तो बिल्कुल सत्य कथन है, हमें ढूंढना है असत्य कथन को। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, यह भी सही कथन है। तीसरा है, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। ये गलत है, क्योंकि विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से ये सारे विकास नहीं होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये ऐसा नहीं मानता है। अगला सवाल है, आपकी कक्षा का एक छात्र है राजू, जो शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्न में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? पहला है संवेगात्मक विकास, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा पांचवा विकल्प भी है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विकास में सहसंबंधता का सिद्धांत होता है, यानी कि विकास के जो आयाम हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक चेन भी गड़बड़ हुआ तो पूरा सिस्टम उसका प्रभावित होता है। तो अगर शारीरिक रूप से बच्चा पिछड़ा हुआ है, उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा, उसका बौद्धिक विकास भी प्रभावित होगा और उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। तो यहाँ हम चौथे विकल्प को चुनेंगे, एक से अधिक। अगला सवाल है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक के लिए प्रयोग होता है, मात्रात्मक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाणात्मक भरा जाएगा, परिमाणात्मक तीसरे विकल्प में है। और विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, गुणात्मक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या। तो किशोरावस्था में व्यवसाय करने का टेंशन नहीं होता है। यौन संबंधी समस्या, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय उनके हार्मोनल डिफ्यूजन से बहुत तरह के चेंजेज आते हैं और यौन संबंधी समस्या सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है। समायोजन संबंधी समस्या उतनी ज़्यादा जटिल नहीं जितनी दूसरी है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ से सबसे सही है। और एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन का पेज आ गया है, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है?
किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तीसरा विकल्प हमारा सही है। मानव विकास की किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मानव विकास की सीखने की गति सर्वाधिक होती है शैशवावस्था में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे पांचवा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों ही अवस्था शामिल होती है शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये तीनों विकल्प सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये किशोरावस्था की सूचक होती है। किशोरावस्था में जब बच्चे पहुँचते हैं तो इस तरह के थॉट उनके मन में आते हैं। निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये तो ठीक है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, हाँ ये भी सही है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो यह भी उसके सीखने का ही एक हिस्सा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का पेज आते जाएगा बीच बीच में, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो करते रहिएगा। अगला सवाल है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। अवधारणाओं का विकास, तो हमारे कंसेप्ट जब क्लियर होते हैं, यानी कि वहाँ पे हम कह सकते हैं बौद्धिक विकास है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। बौद्धिक विकास, ये अवधारणाएं हमारे किससे जुड़ी हुई है? तो बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई हैं। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। पहला विकल्प ही तो सही है। अच्छा, बाकी के विकल्प को भी देख लेते हैं। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। विकास के क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। अब इसको भी हम पूरी तरह से सही नहीं कर सकते। ये पहला विकल्प ज़्यादा सही है, सटीक है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। अगर शारीरिक विकास गड़बड़ होता है तो बाकी के सारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है? नहीं, विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, ये सही है। अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, नहीं, अधिगम और विकास पारिभाषिक शब्द नहीं है। ये दूसरा विकल्प हमारा सही है कि अधिगम और विकास जो है वो एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस विचारक का है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्किनर ने ये बताया है कि विकास एक क्रम के अनुसार चलने वाली और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया होती है। तीसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, आर्थिक पृष्ठभूमि से क्या मतलब है? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ये सटीक है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता कर सकता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ठीक है। शिक्षार्थी किस तरह से अलग अलग तरीके से सीखते हैं उसको हम समझ सकते हैं एज ए टीचर, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करेंगे, ठीक है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न लेते हैं, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, मानव का विकास बुद्धि पर भी होता है, सॉरी वृद्धि है, बुद्धि तीसरे नंबर पे है, वृद्धि पे, वातावरण पे, बुद्धि पर, ये तीनों पर ही होता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा सही होगा कि एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न, बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास पर। तो यहाँ पे देखिए, संवेगात्मक विकास जो है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये तीनों ही यहाँ पे हो जाएंगे सही। शारीरिक, सामाजिक और नैतिक सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा सही, एक से अधिक। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है? इन दोनों ही चीज़ों को देखना है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं होता है, सीमित होता है। तो ये तो गलत हो गया। असत्य कथन को ही पहचानना है। ठीक है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये सही कथन है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ये भी सही है। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो ये तो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग हम लोग बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। शैशवावस्था में नहीं कर सकते, प्रौढ़ावस्था में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। तो बाल्यावस्था सही है, पहला ऑप्शन सही हमारा है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, मानव का जो विकास है वो शारीरिक, फिर उसके बाद आता है संज्ञानात्मक, उसके बाद आता है आपका संवेगात्मक, फिर आता है सामाजिक। तो यहाँ पे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन चार क्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं मानव विकास को। तो हमारा दूसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बीच में पेजेस डाल दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, एक से अधिक, या कोई नहीं? तो यहाँ देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि मानव का जो विकास है वह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, और किसी भी विकल्प में यह दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पांचवा विकल्प लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। शैशव काल की अवधि क्या होती है? बहुत ही आसान सा सवाल है। शैशव काल की अवधि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की होती है, पहला विकल्प सही है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तीसरा विकल्प हमारा सही है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने, अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, स्किनर ने ये कहा है, स्किनर का ये कथन है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? कौन सा सिद्धांत यह बताता है? तो देखिए, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने एक राजू वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, जिसमें राजू शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसका बाकी का सारा जो आयाम है वो भी प्रभावित होगा। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है ना, परस्पर संबंध का सिद्धांत, पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है? ये तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, उनकी आयु की अलग है, उनके हर तरह की चीज़ें अलग है, उनके जो हेरिडेटरी क्या बोलते हैं उसको, आनुवांशिक गुण है ना, जेनेटिक्स उनका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अलग होता है। तो इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति
मूल रूप से आधारित है। देखिए, पूर्व प्राथमिक कक्षा के ऊपर आपको विशेष फोकस देना होगा, और ये चौथे यूनिट में हमारा जो डीएलएड का सिलेबस प्रधान शिक्षक का यूनिट 4 जो निर्धारित किया गया है, उसमें से भर भर के क्वेश्चन रहेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर, ईसीसीई के ऊपर। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये तीसरा विकल्प सही है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। क्या ये सही है या गलत है? अगर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या यह डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है? नहीं। तो पहला कथन ही तो असत्य है। अच्छा, सत्य कथन चुनना है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। सत्य कथन चुनने को रहेगा, सत्य को चुन लीजिएगा, असत्य रहेगा, सत्य को चुन लीजिए। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, सत्य कथन को चुनना है। ये असत्य कथन है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग बच्चों को खेलने के लिए इसीलिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि खेल के माध्यम से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है और सोशलिटी भी उनमें आ जाती है, सामाजिकता का विकास भी होता है ना। तो दूसरा तो सही है। तीसरा है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। नहीं, विकास और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो यह भी असत्य कथन है। हमें चुनना था सत्य कथन, तो दूसरा विकल्प हमारा है सही। दूसरे विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, ओनली हेरिडेटरी, नो। पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये बिल्कुल सही है। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है इस पर, जेनेटिक गुणों का भी और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं या जिस इन्वायरमेंट में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, पालन पोषण होता है, उन दोनों का मिला जुला प्रभाव पड़ता है मानव व्यक्तित्व के ऊपर। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना। उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना नहीं, प्रारंभ से क्यों टारगेट सेट करेंगे बच्चों के लिए? नहीं। अब दूसरा विकल्प हमारा सबसे ज़्यादा सटीक है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं, जो उनमें कह सकते हैं कि टैलेंट अंतर्जात है, जो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर है, ठीक है, उनका पोषण किया जाए और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगर हम बच्चों को ये अवसर उपलब्ध कराते हैं कक्षा में तो उसमें सृजनात्मकता का पोषण होता है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। समाजीकरण का अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा है समाज में समायोजित हो जाना। तीसरा है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। विद्रोह करिएगा तो समाजीकरण कैसे होगा? नहीं। कठोर रूप से पालन करना ये भी सही नहीं है। समाज में समायोजित होना ये सबसे सिंपल है और सटीक है। दूसरा विकल्प हमारे यहाँ पे सही है। समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। ये तो बिल्कुल सही कथन है, सत्य है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। सही है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। अरे ये तो असत्य कथन है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। जिस तरह के परिवेश में बच्चे रहते हैं उनका समाजीकरण प्रभावित होता है। तो तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि ये असत्य कथन है। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे?
बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बिल्कुल सही है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। चलिए तीनों सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो चौथे विकल्प को सेलेक्ट करेंगे ना, एक से अधिक। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ये तो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, तो कई बार रिपीट हो चुका है थ्योरी में भी और क्वेश्चन में जैसे ही आएगा आप तो जन्म से लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ये भी आसान सा सवाल, किशोरावस्था के दौरान। प्रश्न, एरिक एरिक्सन किस देश के रहने वाले थे? तो देखिए एरिक एरिक्सन, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन कहाँ बिताया? अमेरिका में। अमेरिकी नागरिकता को इन्होंने स्वीकार किया था, फिर अमेरिका में ही रहे, वहीं रच बस गए थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अमेरिका में ही बिताया। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही, अमेरिका। इनमें से किस पुस्तक की रचना एरिक्सन ने नहीं की थी? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसकी रचना इन्होंने की थी। गांधी की सच्चाई, ये भी इन्होंने किया था। टॉय एंड रीजन, ये भी इन्होंने किया था। तो यहाँ पे पांचवा विकल्प हमारा इस स्थिति में सही होगा कि उपरोक्त में से कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है जिसकी रचना एरिक्सन ने नहीं की थी। तो पांचवा विकल्प हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर एनालिसिस किया है। इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। अच्छा, जो अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, समीपस्थ विन्यास का सिद्धांत, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिया था। वहीं समीपस्थ विन्यास का सिद्धांत ये वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट में डाल दिया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, समीपस्थ विन्यास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सभी सिद्धांत के प्रतिपादकों के नाम यहाँ पे डाल दिए। अगला सवाल है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया है? आसान सा सवाल है, 8 अवस्थाओं का जिक्र किया है। अभी जस्ट हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है? फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कौन सी है? स्वायत्तता बनाम लज्जा संदेह, घनिष्ठता बनाम अलगाव, विश्वास बनाम अविश्वास। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कशन किया है। ये जो थर्ड ऑप्शन हमारा है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये पहली अवस्था है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आप लोगों के लिए अगर कुछ भी लाभ दे रही है, तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। अगला सवाल लेते हैं, एरिक्सन के किस मनोसामाजिक विकास अवस्था को स्कूल की अवस्था कहा गया? स्कूल की अवस्था कौन सी अवस्था है? स्वायत्तता बनाम लज्जा या संदेह, श्रम बनाम हीन भावना, पहल शक्ति बनाम अपराध बोध। तो आप लोग देखिएगा कि जिस अवस्था में बच्चे स्कूल में आते हैं, 6 से 12 वाली अवस्था है ना, 6 से 12 वाली अवस्था, या हाँ 6 से 12 वाली अवस्था ही आ जाएगी ना, क्योंकि 6 साल में बच्चे क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं। तो 6 से 12 वाली अवस्था वो क्या कहलाती है? श्रम बनाम हीन भावना। दूसरा हमारा यहाँ पे सही होगा। एरिक एरिक्सन के द्वारा बताई गई कौन सी मनोसामाजिक अवस्था फ्रायड के लिंग प्रधान अवस्था के समान है? श्रम बनाम हीन भावना, घनिष्ठता बनाम अलगाव, पहल शक्ति बनाम अपराध बोध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, पहल शक्ति बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एरिक एरिक्सन के द्वारा बताई गई कौन सी मनोसामाजिक अवस्था किशोरावस्था की अवस्था है? किशोरावस्था की अवस्था जिसमें किशोर जो है वो अपनी पहचान बनाने में जुट जाते हैं
और अगर उसमें वो सफल नहीं होते हैं तो फिर उनका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र किधर हो जाता है, रोल कन्फ्यूजन की ओर हो जाता है। ठीक है, भूमिका संभ्रांति। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, अहम पहचान बनाम, अनाम हो गया, बनाम होगा यहाँ पे, भूमिका संभ्रांति, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन एरिक्सन के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था एक दूसरे से भिन्न है व इसका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कि प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और अगर कहीं भी गड़बड़ होती है तो पूरा चेन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं, प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में उत्पन्न संकट का निराकरण आवश्यक है, ऐसा न होने पर अगली अवस्था में अपेक्षित विकास की संभावना कम हो सकती है। तो ये भी सही है, ये सही कथन है। इसके बाद प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उसके पूर्वावस्था में हुए विकास से संबद्ध होता है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि हर एक स्टेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर पहले स्टेज का डेवलपमेंट सही होता है तो फिर दूसरे स्टेज का डेवलपमेंट भी सही दिशा में होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, पहला जो विकल्प है वह सही नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल लेते हैं, एरिक्सन के मत में प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में 3 आर होते हैं। ठीक है, और ये 3 आर क्या होते हैं आपको इसको बताना है, और इसका डिस्कशन नहीं किया गया क्लास में, यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में इसको शामिल किया गया है। 3 आर क्या होते हैं? तो एक तो होता है रिचुअलाइजेशन, रिचुअल, रेनफोर्समेंट, रिचुअलिज्म। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इसमें 3 सही हैं, ए, बी और डी। एरिक्सन के मत में प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में 3 आर होते हैं, और फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिचुअलाइजेशन, सेकेंड आर स्टैंड्स फॉर रिचुअल एंड थर्ड आर स्टैंड्स फॉर रिचुअलिज्म। ठीक है, रिचुअलाइजेशन को कर्मकांडता कहते हैं हिंदी में, रिचुअल को कर्मकांड और रिचुअलिज्म को कर्मकांडवाद। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि एरिक्सन के मत में प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में 3 आर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? पहला है मनुष्य को विवेकी प्राणी मानकर व्यवहारों की व्याख्या की गई है। दूसरा है मूलतः प्रारंभिक बाल्यावस्था की अनुभूतियों को ध्यान में रखकर व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। तीसरा है जब बालक परिश्रम बनाम हीनता के द्वंद्व का सफल समाधान कर लेता है तो उसमें सामर्थ्यता नाम के मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है। अब यहाँ क्या कहा गया कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जो विकल्प है, मनुष्य को विवेकी प्राणी मानकर व्यवहारों की व्याख्या की गई है, ये कथन सही है, ये इसकी विशेषता है। इन्होंने मनुष्य को विवेकी प्राणी माना है। दूसरा है कि मूलतः प्रारंभिक बाल्यावस्था की अनुभूतियों को ध्यान में रख कर के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि इन्होंने मानव के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया है और संपूर्ण जीवन को इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है, ना कि केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। बाकी तीसरा जो विकल्प है ये भी विशेषता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न काफ़ी आसान सा है, जॉन बॉल्बी किस देश के रहने वाले थे? तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि जॉन बॉल्बी एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे इंग्लैंड हमारा सही ऑप्शन होगा, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का अन्य व्यक्तियों से बनने वाला भावात्मक संबंध जो उसके विकास को प्रभावित करता है क्या कहलाता है? आश्रित, समीपस्थ, विन्यास, लगाव, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है यह लगाव की अवस्था कहलाती है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस तरह से कुछ आसान प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन बॉल्बी महोदय हैं, है ना, जॉन बॉल्बी।
और आपके विकल्प में देखिए जॉन बॉल्बी है नहीं, एरिक एरिक्सन है, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है। अच्छा, एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया उसको हम लोग कौन सा सिद्धांत कहते हैं? पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। एरिक एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जॉन बॉल्बी का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विन्यास का सिद्धांत। ठीक है, इसके फोल्डिंग वाला जो थ्योरी दिया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। इसके बाद जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के दो थ्योरी हैं, एक तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का है, दूसरा नैतिक विकास की अवस्था का है, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें इन्होंने दो मुख्य अवस्थाएं बताई हैं, स्वायत्त अवस्था, प्रयत्त अवस्था, और एक बीच में मध्यावस्था भी है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए। कितने चरण बताए? तो 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से चरण हैं? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था फर्स्ट स्टेज है, सेकंड में आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से जीन पियाजे के 4 अवस्थाओं को आपको ध्यान में रखना है। वैसे अभी हम लोग लगाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो इसके ऊपर बने रहेंगे। अगला प्रश्न लेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना, क्योंकि जॉन बॉल्बी ऑप्शन में है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, लगाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, लगाव शिशु के संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। ये तो सही है। लगाव की भावना तब प्रबल होती है जब बच्चे को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। ये गलत है, कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता। जब उसे सहज स्वाभाविक वातावरण मिलता है तब लगाव की भावना प्रबल होती है। लगाव प्रबल होने पर बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, जॉन बॉल्बी ने लगाव के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो अवस्थाओं का जिक्र अभी हम लोगों ने किया, टोटल 4 अवस्थाओं का जिक्र इन्होंने किया जॉन बॉल्बी ने। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं, यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही है। अच्छा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? लगाव से पहले की अवस्था, इसको प्री अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं, सॉरी प्री अटैचमेंट स्टेज कहेंगे, है ना, अवस्था है ना। ये जन्म से लेकर के 1.5 माह की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था, ये 1.5 माह से लेकर के 6 से 8 महीने का होता है। तीसरा है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, यह अवस्था 6 से 8 महीने से लेकर के 1 से 2 वर्ष की आयु तक का होता है। और चौथी अवस्था है विपरीत संबंध का निर्माण, और इसकी अवस्था 1 से 2 वर्ष के उपरांत की अवस्था होती है ये। ठीक है, अच्छा, क्लास अगर आपको हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, जॉन बॉल्बी के लगाव के विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो अंतिम अवस्था अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, विपरीत संबंध का निर्माण। ठीक है, विपरीत संबंध का निर्माण की अवस्था ये अंतिम अवस्था है। अगला प्रश्न है, जॉन बॉल्बी के लगाव के विकास की किस अवस्था में शिशु अपनी माँ या पालनहार को पहचानने लग जाता है? तो ये देखिए, ये क्या है? ये विशेषता वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे विशेषता है कि जॉन बॉल्बी के लगाव के विकास की किस अवस्था में शिशु अपनी माँ या पालनहार को पहचानने लग जाता है। तो ये क्या है? ये फीचर है, विशेषता है। तो कौन सी अवस्था थी? पहली अवस्था में तो वो नहीं पहचानता है, दूसरी अवस्था में पहचानता है। तो दूसरी अवस्था क्या कहलाती है? दूसरी अवस्था कहलाती है लगाव निर्माण की प्रक्रिया अवस्था, और ये होता यहाँ पे तीसरे विकल्प में हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लगते हैं? अब ये भी देखिए, ये भी क्या है? ये भी विशेषता से उठाया गया सवाल है, बनाया गया सवाल है। और आप लोगों की एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं, खुद प्रिपेयर किए हैं। और क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह से पूरा क्वेश्चन आंसर तैयार करने में। तो यहाँ पे आपके लिए ये प्रश्न जो है इसका आंसर क्या होगा?
किस आयु में बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लग जाते हैं? लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, विपरीत संबंध का निर्माण, लगाव निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, अगर आपको स्टेज याद नहीं है तो यहाँ पे ये जो अवस्था की आयु दी गई है, यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, हालांकि गेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया कि आपके दिमाग से अगर निकल गया तो आप कैसे गेस करेंगे और अच्छे तरीके से गेस कैसे किया जाता है? तो देखिए, भाषा की जब बात आती है तो हम सभी को पता है कि बच्चे 2 वर्ष की अवस्था से जनरली क्या होता है, बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 से 2 वर्ष यहाँ हमारा है। विपरीत संबंध का निर्माण यानी कि चौथी अवस्था, तो चौथी अवस्था में भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल कर लेते हैं बच्चे, है ना, भाव के साथ अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं और वो होती है चौथी अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सी रचनाएं जॉन बॉल्बी की हैं? जॉन बॉल्बी ने कुछ बुक्स भी लिखे हैं और इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ द चाइल्ड्स टाइड टू हिज मदर, सेपरेशन एंग्जाइटी, ग्रीफ एंड मॉर्निंग इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, द स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए, द स्कूल एंड सोसाइटी एरिक एरिक्सन की किताब है और बाकी ABC ये तीनों इन्होंने लिखी है। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, किस अवस्था या आयु में बच्चे और उसके पालनहार यानी कि माँ का नाता प्रस्तुत होता है? तो इस तरह से विशेषता वाले सवाल को अदल बदल करके दिया जा सकता है और आप ध्यान में ये रखिएगा कि कभी अवस्था पूछी जा सकती है या कभी कभी क्या केवल आयु पूछी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों विकल्प दे रखे हैं, आयु भी है अवस्था भी है, लेकिन एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आयु हटा करके केवल अवस्था कर दिया जाए और कभी कभी उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने विशेषता वाले प्रश्नों को भी तैयार किया है, मिलाया इसमें। तो किस अवस्था या आयु में बच्चे और उसके पालनहार यानी कि माँ का नाता प्रस्तुत हो जाता है? तो पहली अवस्था लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, जब लगाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बच्चे का संबंध जो है वो बन जाता है, तो पहला विकल्प हमारा हो जाएगा सही। इसकी अवस्था 6 से 8 माह से लेकर के 1 से 2 वर्ष की होती है। अगला सवाल लें उससे पहले अगर आप एक बार फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से क्या संवेग नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, भय, क्रोध, पलायन, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को कहा कि इसी क्लास में हम लोग संवेग को भी डिस्कस करेंगे, तो संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ से हम लोग आगे संवेग को समझेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल संवेग क्या नहीं है? तो ऑप्शन में देखिए, भय है, क्रोध है, पलायन है, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पलायन संवेग नहीं है, भय और क्रोध संवेग होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संवेग है क्या। चलिए आइए संवेग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है। बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, किसी बालक में संवेग आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि संवेग बालक की उद्दीप्त अवस्था होती है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। ये दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे होगा सही। लेंगे अगला सवाल, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि अगर बच्चे की माँ बच्चे को गोद में ली हुई है और कोई व्यक्ति आता है जो उसके गोद से माँ की गोद से उसे ले लेता है तो बच्चा रोने लग जाता है, अमूमन ऐसा देखा जाता है। तो बच्चा क्यों रोता है? ऑप्शंस हैं, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संवेगात्मक दुश्चिंता और इसके संदर्भ में ब्रिजेज ने अपना थ्योरी दिया है। ब्रिजेज ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 2 वर्ष की
लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि संवेगों का विकास हो जाता है। चूँकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है, जिसके कारणवश वह दादी के गोद में आने पर संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लग जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं याद करना, गतिक प्रक्रमण, सहानुभूति देना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है? संवेग किसी बालक में क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही है। प्रेरणा की भावना, ये भी सही है, प्रेरणा की भावना भी पैदा कर सकता है संवेग। और रुचि की भावना, रुचि का मतलब किसी चीज़ के प्रति इच्छा अपनी। तो तीनों ही विकल्प सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चौथे विकल्प का चयन करेंगे, एक से अधिक। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला है भालू देखकर बच्चे के डर का कारण क्या है? भालू को देखने के बाद बच्चा अगर डर रहा है तो उसके डर का कारण क्या है? दैहिक परिवर्तन, दैहिक प्रतिक्रिया, संवेग, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका कारण है संवेग, उसके अंदर संवेग की उत्पत्ति हो रही है और वो डर रहा है। अगला सवाल है सकारात्मक संवेग के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं, आपके मन में जो संवेग है वो सकारात्मक उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा भाग, मस्तिष्क का जो दो भाग होता है ना, मस्तिष्क आपका 2 भागों में बटा होता है, बाएं और दाएं 2 भाग में बटा होता है। तो कौन सा भाग सकारात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी है? तो बायां भाग, ये हमारा जो बायां भाग होता है वो सकारात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगला सवाल आ गया नकारात्मक संवेग के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो चूँकि बायां भाग जो है वो सकारात्मक के लिए, तो दायां भाग हमारा नकारात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है संवेग व मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? संवेग व मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत क्या कहते हैं उसको, जघन्य अपराधी है जो ऐसा अपराध करके आया है और उसका कोई सबूत भी नहीं है, तो फिर उसके पॉलीग्राफी टेस्ट की जाती है ताकि पता चल सके कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। तो पहले पॉलीग्राफ वह मशीन है, वह यंत्र है जिसके मदद से संवेग और मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जाता है और पता कर लिया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है। क्योंकि झूठ बोलते समय निश्चित व्यवहार जो है वहाँ पे, चूँकि संवेगों में निश्चित व्यवहार होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो जब झूठ बोलता है इंसान तो उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसका मापन पॉलीग्राफ से कर लिया जाता है और फिर पता चल जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। संवेग का आधार क्या होता है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग के आधार के रूप में ये तीनों ही काम करते हैं, संज्ञानात्मक भी, शारीरिक और सांस्कृतिक, ये तीनों फैक्टर जो हैं इसके बेस होते हैं। तो यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है निम्न में से नकारात्मक संवेग कौन सा है? देखिए सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग से हमारे शरीर में ह्रास होता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सकारात्मक संवेग से हमारी ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है वो हाई रहती है, हम खुश रहते हैं, ठीक है, चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। तो नकारात्मक संवेग कौन है? क्रोध, भय, दुश्चिंता, ये तीनों ही नकारात्मक हैं, ठीक है। क्रोध भी, भय भी और दुश्चिंता, ये तीनों नकारात्मक संवेग हैं। तो एक से अधिक वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे। जब कोई बच्चा भालू को देखता है और वह भागना प्रारंभ कर देता है तब उसे डर महसूस होता है, इसमें भालू को देखना क्या है? घटना है, दैहिक क्रिया है, परानुभूति है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला विकल्प घटना।
भालू को देखना घटना हो गया। ठीक है। संवेग की उत्पत्ति होती है घटना से, मूल प्रवृत्तियों से, प्रानुभूति से या फिर एक से अधिक। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकडूगल के थ्योरी को। मैकडूगल के अकॉर्डिंग संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है और यही हमारा सही आंसर होगा, दूसरा विकल्प सही है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से, समझ बढ़ाने की तकनीक से, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए मन का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ माइंड, ये हमारे मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से संबंधित होता है। ठीक है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है, पहले विकल्प को चेक करेंगे। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, संवेग का प्रमुख तत्व ज्ञान है, अनुप्रयोग नहीं है, समस्या है, क्योंकि समस्या जब आती है तो संवेग ऑटोमेटिक रूप से आ जाता है। अनुप्रयोग, दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? एक टीचर है और उसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, जिसको क्या कहते हैं, EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट कहते हैं। ठीक है। EQ जैसे IQ होता है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, उसी तरह से EQ होता है, इसको इमोशनल कोशेंट कहते हैं, भावनात्मक बुद्धि लब्धांक। वो काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो ये है, यहाँ पे देखिए पहला विकल्प कहता है वह उच्च बुद्धि वाली है। अगर उच्च बुद्धि वाली है तो उसका बुद्धि लब्धांक ऊंचा होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। ठीक है। EQ ऊंचा है। तो EQ अगर हाई है तो व्यक्ति बैलेंस उसका सबसे अच्छा होता है। ठीक है। वह भावनाओं के बीच, सिचुएशन के बीच बैलेंस बना करके रहता है। और हमारे विकल्पों में वो ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पांचवें विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सही उत्तर होना चाहिए था वह संतुलित व्यवहार वाली है। ठीक है। क्योंकि जिसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक अच्छा होगा उसका व्यवहार संतुलित रहेगा। ठीक है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? खेल का मैदान, सभागार, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान, उत्तम मतलब सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। तीसरा विकल्प हमारा सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावात्मक बुद्धि से संबद्ध कौन सा कौशल नहीं है? भावनाओं की आलोचना, बिल्कुल यही तो संबद्ध नहीं है। भावनाओं की आलोचना हम क्यों करेंगे भावात्मक बुद्धि में? कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये तो सही है, संबद्ध है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, यह भी भावात्मक बुद्धि से संबद्ध है। ये पहला विकल्प संबद्ध नहीं है, तो पहला विकल्प हमारा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित है? विचार करना, गतिक प्रक्रमण, समानुभूति देना, ये सही है। अगर आप समानुभूति देते हो, समानुभूति का मतलब क्या होता है? समानुभूति का मतलब जैसा हम अगर किसी सिचुएशन में हम किसी चीज़ के प्रति किसी तरह की अनुभूति लेते हैं और सामने वाला कोई व्यक्ति है वह भी उसी सिचुएशन में है, तो हम उसके भावनाओं को समझ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं अगला व्यक्ति वह भी उसी सिचुएशन में है, तो हम उसके जैसी अनुभूति खुद में कर सकते हैं, और इस सिचुएशन को कहते हैं समानुभूति। ठीक है। तो समानुभूति यानी कि एम्पैथी, तो समानुभूति जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। तीसरा विकल्प हमारा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही विकल्प है ये तो। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और वे अनुभव कर रहे हैं कि वे भी महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है।
तो वे बहुत ही प्रभावी ढंग से सीखेंगे वहाँ पे। अगला प्रश्न, अगला विकल्प है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, तो वहाँ पे बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखेंगे। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। देखिए संवेगात्मक समायोजन कहाँ कहाँ प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में बिल्कुल है, क्योंकि संवेगात्मक समायोजन अगर अच्छा होगा तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। कक्षा शिक्षण में भी वो समायोजन बेहतर होता है और अनुशासन में भी प्रभावी होता है। तो तीनों विकल्प हमारे यहाँ पे सही हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? चौथे विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से संवेग से संबंधित कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। संवेग में तीव्रता पाई जाती है, लेकिन तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है, ये तो सही है। संवेग से कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि संवेग से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है जब हम किसी महापुरुष की कहानी को सुनते हैं या अपने सामने रियल हीरो को देखते हैं जिन्होंने अपने बदौलत, अपने दम पे समाज में बदलाव लाया, क्रांति लाई, तो उनसे इंस्पायर होते हैं और हमारे अंदर इमोशन जागृत होता है कि हम भी उनके जैसा कुछ करें, बने और हम भी काम करने लग जाते हैं। तो कार्य करने की प्रेरणा तो मिलती है, यहाँ पे कह रहा है कि कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, तो ये गलत होगा, ठीक है। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। संवेग से कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, अरे दोनों ऑप्शन तो सेम हो गए। यहाँ पे एक विकल्प इसको हम सही मानेंगे। अगला सवाल, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से? तो देखिए 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ हैं और सभी से एक एक संवेग संबंधित है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट मूल प्रवृत्तियों से जो उत्पन्न होने वाले मूल संवेग हैं उनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा हर एक बच्चे के अंदर होती है और इसका संबंध आश्चर्य से है, भय से नहीं, घृणा से नहीं, आश्चर्य से है। तीसरा विकल्प हमारा सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? कुछ अभिप्रेरणा जन्मजात होती है, आंतरिक होती है, कुछ बाह्य होती हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, अब ये उपलब्धि की आवश्यकता आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। ये बाहरी रूप से इफेक्ट करती है हमारे को, तभी हम अपनी उपलब्धि के लिए काम करते हैं। प्यास, ये हर एक व्यक्ति के लिए कॉमन है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा। जब भी हम प्यासे होंगे तो हमें प्यास लगेगी, बहुत समय से अगर पानी नहीं पिए प्यास लगेगी। काम, काम की भावना हर एक जीव में है, न केवल मनुष्य में, हर एक जीव में, हर एक संतति में है। तो यह मूल प्रवृत्ति है, प्यास मूल प्रवृत्ति है, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता ये मूल प्रवृत्ति नहीं है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को प्रयास करना चाहिए। आत्मचेतना का, आत्मनियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आसान सा सवाल है। अगर आपको अपने संवेगों पर नियंत्रण पाना है तो आपको आत्मचेतना का, आत्मनियंत्रण का और आत्म प्रेरणा का, इन तीनों ही का प्रयास करना होगा, तभी आप अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चौथा विकल्प सही, एक से अधिक, है ना। अगला सवाल, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है? मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये मैकडूगल ने कहा था, जिन्होंने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियों को बतलाया और उनसे संबंधित एक एक संवेग को बतलाया। मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात होती है, केवल कलाकारों में एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और यह जन्मजात होती हैं,
इसे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्कूल में जाकर के सीखना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद डेवलप हो जाता है इंसान में। निम्न में से संवेग से संबंधित कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है? संवेगों की प्रकृति भावात्मक होती है, ये तो सही है। संवेग में व्यक्तिकता नहीं होती है, संवेग में व्यक्तिकता नहीं होती है, संवेग में व्यक्तिकता होती है। संवेग से व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, ये भी तो सही है। ये दूसरा विकल्प जो है, संवेग में व्यक्तिकता नहीं होती है, ये तथ्य संवेग से सम्मिलित नहीं है, संवेग में भी व्यक्तिकता होती है। अगला सवाल, शैशव अवस्था में भय डैश होता है? प्रारंभ होता है, सामान्य होता है, सर्वाधिक होता है, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो शैशव अवस्था में भय प्रारंभ होता है, सर्वाधिक नहीं होता है, प्रारंभ होता है, वहाँ से शुरुआत होती है, शैशव अवस्था से ही शुरुआत होती है, क्योंकि उस अवस्था में बच्चे को भय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। धीरे धीरे वो बड़े से ही डरना सीखते हैं, बड़े ही उन्हें डराना शुरू करते हैं और तब वो डरना शुरू करते हैं। तो प्रारंभ होता है, यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किन्हें जाता है? ठीक है, और ऑप्शंस आपके हैं पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो बच्चों के बारे में ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है कि बच्चे जो है वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, बच्चे खुद में सृजनकर्ता होते हैं। ये जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है, ये जीन पियाजे का मानना है। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनका शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। तो जीन पियाजे, इंग्लिश में स्पेलिंग देखिए क्या है, JEAN जीन और PIAGET, चूँकि अलग अलग जगहों पे नाम लिखने का अपना अपना तरीका होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन का अपना अपना तरीका होता है ना। तो यहाँ पे स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे। अगर अब हम लोग अपने इंडियन लैंग्वेज में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये पियागेट हो जाएगा, लेकिन इसको पियाजे पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये चूँकि स्विट्ज़रलैंड के थे तो अलग अलग देश में प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग तरीका होता है, चेंज हो जाता है। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था, मृत्यु इनकी 16 सितंबर 1980 को हो गई थी। ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और रिसर्च के लिए इन्होंने अपने खुद के बच्चों का इस्तेमाल किया था। इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्रियाओं का बारीकी से अध्ययन करके अपने विचारों को प्रतिपादित किया, जिन्हें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में विकास की अवस्थाओं को 4 स्टेज में बांटा है, ठीक है, और बहुत बार हम लोग इसका जिक्र भी कर चुके हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली अवस्था कहलाती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है। दूसरी अवस्था जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इस तरह से 4 स्टेजेज हैं और इसके साथ ही इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। सवाल हमारा है, कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि जिसके तरफ बहुमत होगी उसके अकॉर्डिंग नियम चेंज हो सकते हैं। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असहमति डैश को संदर्भित करती है, विषम नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सहयोग की नैतिकता, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है कि कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर रिया जो है वो ऋषभ की बात से सहमत नहीं है और उसका यह मानना है, यह सोचना है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि जिसके तरफ बहुमत होगा, है ना। हम लोग देखते हैं ना, किसी भी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पर अगर संसद में बहस हो रही है तो उस मुद्दे के ऊपर वोटिंग होती है और जिसके पक्ष में वोट ज़्यादा होते हैं, जिसके तरफ समर्थन ज़्यादा होती है, उसी की बात मानी जाती है, ठीक है। तो एक पक्ष हो जाता है और एक विपक्ष हो जाता है। अब जिसके पास बहुमत होगा उसी की बात मानी जाती है। तो इस प्रकार का जो सहकर्मी असहमति होती है यह सहयोग की नैतिकता के अंतर्गत आती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
क्योंकि जिस तरफ लोग ज़्यादा सहयोग करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उसी तरफ नियम जो है वो चेंज हो जाता है या उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, संशोधन हो जाता है नियमों में। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकास परिवर्तन क्या है। 7 से 11 वर्ष की आयु, तो देखिए 7 से 11 वर्ष की आयु, इसमें क्या आ जाएगा, 7 से 11 वर्ष की आयु जो होती है, इनफैक्ट ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के दौरान जो स्टेजेज हैं जीन पियाजे ने जो दिए हैं, जैसे कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था, ये पहली अवस्था होती है जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था 2 से 7 की होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है वो 7 से 11 की होती है जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथी अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होती है जिसको हम लोग अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से पियाजे के 4 स्टेजेज हैं। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है 7 से 11 आयु वर्ग के दौरान, तो 7 से 11 जो आयु वर्ग होता है वो 3rd स्टेज है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का तीसरा चरण जो है वो 7 से 11 वर्ष की आयु का है। तो इसके दौरान जो प्रमुख विशेषताएं और विकास में परिवर्तन क्या होती हैं, यानी कि सीधे सीधे ये 7 से 11 वर्ष यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का जो फीचर होता है, बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं, बच्चों के जो गुण होते हैं, वहाँ से सवाल लिया गया। ठीक है, तो देखिए अलग अलग स्टेज को याद रखना है, उनके फीचर्स को याद रखना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए जा चुके हैं ना, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं और चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा है कि उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा है कि उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है। अब यहाँ पर देखिए मूर्त शब्द आ गया, और ये जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। तो कंक्रीट से कंक्रीट मिल गया, मूर्त से मूर्त मिल गया, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है इस अवस्था तक आते आते, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है, अमूर्तता उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अमूर्त अवस्था किस स्टेज में जाकर के चौथी अवस्था में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा इस तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था के अनुसार बच्चे नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पहली अवस्था होती है जिसको प्रायत्त नैतिकता की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में 4 से 7 आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं ये ऐसा मानते हैं कि हमारे समाज के जो नियम हैं, हमारे समाज के जो कानून हैं, वो दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म हैं, यानी कि जिसे इस तरह से बनाया गया है जिसे कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चे को लगता है कि जानबूझकर तोड़े गए कप की तुलना में हादसे में 12 कप टूटने की घटना ज़्यादा बुरी है। अब जैसे इसको इस तरह से समझिए कि एक बच्चा है जिसने एक कप को जानबूझ के तोड़ दिया, वहीं एक बच्चा है जो कप को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था। ठीक है, और उससे दुर्घटना हो गई और 12 कप उससे टूट गई। तो एक तरफ बच्चे ने जानबूझकर तोड़ा, ठीक है, बच्चे ने जानबूझकर गलत कार्य किया। ठीक है, जानबूझकर गलत कार्य किया, और दूसरी तरफ है बाय मिस्टेक इंसिडेंट हुआ। ठीक है, बाय मिस्टेक, यहाँ पे राइटिंग बहुत गड़बड़ हो जाती है इस पेन से, बाय मिस्टेक इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पे बच्चा को क्या लग रहा है, वो जो बच्चा हमारे सामने है जो इन दोनों इंसिडेंट को इवेलुएट कर रहा है, उसको लग रहा है कि जानबूझकर तोड़े गए कप की तुलना में हादसे में 12 कप टूटने की घटना ज़्यादा बुरी है। उसे लग रहा है कि बाय मिस्टेक जो काम हुआ है
वो ज़्यादा बुरी है। तो अब बताइए कि बच्चा पियाजे के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? वह बच्चा प्रायत नैतिकता की अवस्था में है। 4 से 7 आयु वर्ग का वह बच्चा है, क्योंकि वह यह मानता है कि जो नियम है वो दुनिया के नहीं बदलने वाले गुणधर्म हैं, और इस अवस्था में उसकी ये सोच होती है कि जो गलती हुई है वो अगर कम हुई है तो वो क्षमा योग्य है, अधिक हुई है तो वो क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, अब 1 कप टूटा इधर और इधर टूट गया 12 कप, है ना। तो 1 कप टूटने की तुलना में 12 कप टूटना ज़्यादा बुरा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा है कि इस 1 कप को जानबूझकर तोड़ा गया है और इस 12 कप को अनजाने में तोड़ा गया, बाय मिस्टेक टूट गया है। अब अगर वो ये इवेल्युएट करता कि ये घटना ज़्यादा बुरी है, ठीक है, ये घटना बुरी नहीं है क्योंकि इसको डेलिबरेटली नहीं किया गया, जानबूझ करके नहीं किया गया, वो अनजाने में हो गया। तो अनजाने में किसी से भी गलती हो जाती है, हम लोग ऐसा मानते हैं। तो ये अवस्था कहाँ चली जाएगी? स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में चली जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे इस श्रेणी में चले आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। ये हमारी प्रायत नैतिकता की अवस्था होती है। ठीक है, पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? कोहलबर्ग, एरिक्सन, पियाजे, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में पियाजे ने बताया है। ठीक है, पियाजे ने बताया है, और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएँ हैं उसको आप एक बार फिर से ध्यान में रखिए। पहली अवस्था संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाती है। सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। चौथी अवस्था आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 11 वर्ष से आगे 15 वर्ष तक अमूमन ये मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को आप ध्यान में रखेंगे, और एक तरह से ये सीढ़ी का काम करती है। ठीक है, सीढ़ी आप लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। ठीक है, और जैसे जैसे स्टेजेज ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों के गुण में भी उत्तरोत्तर बदलाव देखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, पियाजे के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? अब देखिए, तार्किक चिंतन दे दिया ऑप्शन में, तो तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, उसको एक और है परिवर्तन, ये चिंतन, ये सब जो है ना, ये चला जाता है आपका चौथी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। 11 वर्ष एवं इससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर तार्किक चिंतन की कल्पना जो है वो शुरू हो जाती है, वो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनको समझ में आने लगती है। ठीक है, कोई चीज़ सही है या फिर गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। इस तरह जो तार्किक चिंतन होता है वो किस अवस्था में हो जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? यानी कि यह प्रश्न जो है वो आपके सीधे सीधे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के फर्स्ट स्टेज के फीचर्स से संबंधित है। ये प्रथम जो चरण होता है, प्रथम जो अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है कि सामाजिक मुद्दों से सरोकार। अब आप ये सोचिए कि जो पहली अवस्था है यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बच्चों को सामाजिक मुद्दों से क्या कुछ लेना देना होगा? नहीं होगा। तो ये विकल्प हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है अनुकरण। अनुकरण का मतलब बड़े को देख करके छोटे जो बच्चे हैं वो उसी तरह की काम, उसी तरह के कार्य को करते हैं, तो उसको कहते हैं हम अनुकरण करना। जैसे आप बच्चे को देख करके हंसेगा तो बच्चे भी हंसेंगे, आप अगर कुछ ताली बजाइएगा तो बच्चे भी ताली बजाएंगे। ठीक है, तो ये अनुकरण की जो बात होती है।
दूसरा है स्मृति। स्मृति का मतलब याद कर लेना, ध्यान में रख लेना। ठीक है, जो छोटे बच्चे होंगे वो अगर किसी चीज़ को एक बार देखते हैं तो उनको उसके बारे में स्मृति होने लगती है। और तीसरा है मानसिक निरूपण, यानी कि स्कीमा का निर्माण। तो ये दूसरी अवस्था सही है यहाँ पे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के गुण देखे जाते हैं। तीसरा विकल्प है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ये चौथे स्टेज में देखी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो परीक्षाओं के आयोजन से संज्ञानात्मक विकास का कोई लेना देना है नहीं। दूसरा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, ये भी सही विकल्प नहीं है। तीसरा है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये सबसे बेहतर विकल्प है कि संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से समर्थित होता है। बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए उसे समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण की उपलब्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है ना, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन सा नहीं है, तो वो है भाषा। ये मानते थे कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आज ये लास्ट पार्ट होगा और इस पार्ट में हम लोग कोहलवर्ग के सिद्धांत को देखेंगे। क्लास की ओर बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो बहुत प्रतीक्षित इंतज़ार था नोट्स को लेकर के, वो समाप्त हो चुका है। नोट्स आप लोगों के लिए आ चुका है और डीएलएड सेक्शन के 8 यूनिट आपको इस नोट्स में दिखेंगे और ये नोट आप प्रिंट आउट निकलवा करके आप आसानी से पढ़ सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने खुद इसका प्रिंट आउट निकाला है और बहुत ही बेहतरीन प्रिंट इसका निकल के रखे आया है। सारे चैप्टर्स आपको टोटल सब्जेक्टिव और चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिल जाते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों पे आ जाते हैं कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि बच्चा जो है वह समझ रहा है कि दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह दवाई की चोरी करता है तो उसे पकड़ करके जेल भेज दिया जाएगा। तो अब यह जो बच्चा है यह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था में, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेज में वह बच्चा है। उसकी आयु अवस्था कितनी होगी? उसकी आयु अवस्था 4 से 10 वर्ष के बीच की होगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको स्टेजेज याद रखने हैं, उस आयु वर्ग को याद रखना है, उसके गुण को याद रखना है, तभी आप सही सही आंसर कर पाइएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था। तो कोहलवर्ग ने प्रसुप्ति अवस्था नाम का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये तो सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आपको याद होगा कि ये पियाजे की अवस्था है। ये पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास की अलग अलग अवस्थाओं को उन्होंने बताया था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक अवस्था की एक अवस्था है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प सही है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित है। अगला सवाल है लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर प्रथागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब बच्चे परंपरागत स्तर में होते हैं तो वे दूसरों के द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों को स्वीकृति देते हैं, मान्यता देते हैं। अपने माता पिता, घर के जो अन्य बड़े सदस्य हैं
उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं वे उनको मानते हैं। तो ये दूसरे स्टेज में होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। प्रथा पूर्व नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, उत्तर परंपरागत नैतिकता। अब देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल जो ये परंपरागत नैतिकता कन्वेंशनल मोरालिटी वाले लेवल में आता है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल, नूर अपना टिफिन लाना भूल गई और उसने तान्या को यह कहकर अपना टिफिन साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना टिफिन मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना टिफिन तुम्हारे साथ साझा किया था। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश चरण पर दर्शाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, बताइए इसमें क्या होगा। तो ये विनियम पूर्व परंपरागत है ना, विनियम की अवस्था होती है। विनियम अभिविन्यास प्रारूप को पूर्व परंपरागत चरण पर दर्शाता है। अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्न में से किन चरणों का पालन करते हैं। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात की जा रही है। तो प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 हमारा है ना। तो 1 to 5 के जो बच्चे की आयु होगी वो 10 वर्ष तक की होगी, है ना। अब 10 वर्ष के ऊपर जब बच्चे जाएंगे तो उच्च प्राथमिक अवस्था में चले जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को नहीं जाना है, 10 वर्ष तक रहना है। तो 10 वर्ष के बच्चों के क्या क्या गुण होंगे। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ये तो फर्स्ट वाला होगा ही। व्यक्तिवाद और विनिमय, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पर देखिए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, व्यक्तिवाद और विनिमय। एक बार फिर से थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज वाले टॉपिक को देख लेते हैं। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म स्टेज। तो इसको विनिमय की अवस्था भी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित किन चरणों का पालन करते हैं। तो फर्स्ट जो है ए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ये हमारा आ जाता है पूर्व परंपरागत स्तर का, पूर्व परंपरागत स्तर। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की बात की जा रही है और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच के होते हैं। और जो पूर्व परंपरागत अवस्था है उसका जो स्टेज है वो 4 से लेकर के 10 वर्ष का है। तो पहली जो अवस्था है उसमें जो जो स्टेजेज हैं, जो जो चरण हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। तो पहला और दूसरा, व्यक्तिवाद और विनिमय, ठीक है। दूसरा भी पूर्व परंपरागत स्तर से संबंधित है। तो ए और बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा विकल्प सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता डैश पर निर्भर करती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो नैतिक तार्किकता है वो किस पर निर्भर करती है। विकास के चरण पर, बाह्य उद्दीपक पर, संदर्भ पर, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जो नैतिक तार्किकता है वो विकास के चरण पर निर्भर करती है। जैसे जैसे विकास का चरण आगे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों की तार्किकता भी बदल जाती है। सजा के डर से राहुल अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह किससे संबंधित है। पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होगा ना कि आपको परंपरागत या पारंपरिक शब्द ना मिल करके रूढ़िगत मिल जाएगा। तो वही होगा रूढ़िगत, पूर्व रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत, तो बात वही होगा, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनल जो इंग्लिश वर्ड है कन्वेंशनल, तो उसकी हिंदी परंपरागत भी होती है, रूढ़िगत भी होती है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे बताइए कि सज़ा के डर से बचने की बात की जा रही है ना, बात मानने की बात की जा रही है, तो वो फर्स्ट स्टेज में होगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता में होगा, पहला लेवल। कोलबर्ग के नैतिक विकास के डैश स्तर और डैश चरण है। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि नैतिक विकास के 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं, है ना, 3 स्तर और 6 चरण, 3 लेवल्स, यहाँ पे स्तर है ना, तो 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल आप याद रखेंगे प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। तो इस तरह से ये 3 स्तर और चरण कितने हैं? तो टोटल 6 चरण हैं। तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे के क्लासेस कंटिन्यू आते रहेंगे, तो बने रहेंगे हमारे चैनल पे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।